वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पिछले सेशन में प्रोटेस्टा का जनरल डिस्कशन पढ़कर आए और जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ग्रुप्स है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। अब लगेगा मैम कितनी बार बताओगे, तो याद ही कराओगे कि हाँ बेटा याद ही तो कराना है, मेन काम तो यही है ना, याद कराना। लिखा हुआ तो सब जगह है, लिखा हुआ तो मॉड्यूल में भी है, लिखा हुआ तो एनसीईआरटी में भी है, और लिखा हुआ तो जो भी आप लोग बुक्स फॉलो कर रहे हैं बाकी मार्केट वाली सब में है। तो मेन काम तो क्या है, याद ही कराना, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स सबसे पहला ग्रुप क्राइसोफाइट। अब इसको ना अलग अलग नामों से जानते हैं, जो भी इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट है बेटा वो किसी ना किसी पीवाईक्यू का पार्ट है। तो जब आप कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। तो अपना दिमाग मत लगाना कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, इसे मैं स्किप कर सकता हूँ, ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट्स है मेरे पास। इनको मत स्किप करना, इसको मत काटा पीटी करना, इनको सारे को याद करना है। लेफ्ट राइट, इंटीरियर पोस्टीरियर जैसे बोलते हैं, डोर्सल वेंट्रल सब याद करने, इवन लेटरल साइड भी याद करनी है। तो मेरे नोट्स का सारा कुछ याद करना, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है, इनको हम गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट कहते हैं। देखो फोटोसिंथेटिक क्यों बोला आपको पता है, क्योंकि दे आर ऑटोट्रोफिक, दे हैव द पिगमेंट्स टू सिंथेसाइज फूड। गोल्डन ब्राउन, ज्यादातर ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट होता है ज्यादा होता है, तो गोल्डन ब्राउन अपीयरेंस आती है इसकी। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, आप कहोगे मैम क्लास वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। नहीं पूछे जाते, पूछे गए हैं पास्ट में, अब नहीं पूछे जाते। तो जब क्योंकि पास्ट का क्वेश्चन का पार्ट है, और ये आप कभी भी तुक्के से भी सही नहीं कर सकते अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है ना। तो अगर रिपीट होता है और फिर तुक्के से भी सही नहीं हो गए तो पता ही होना चाहिए। तो क्राइसोफाइट का खुद का नाम सी से शुरू होता है, लेकिन इसकी क्लास का नाम बी से शुरू होता है। बेसिलेरियो फाइसी, बेसिलेरियो फाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे हम डेस्मिड कहते हैं, ये दोनों को मिलाकर क्राइसोफाइट बने। तो डायटम्स, जिन लोगों को लगता है क्राइसोफाइट इज अनदर नेम फॉर डायटम्स, नहीं बेटा, डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे डेस्मिड कहा जाता है, दोनों को मिलाकर क्राइसोफाइट बनेगी। ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में भी मिलेंगे, दोनों जगह मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। याद रखना ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसकी एप्लीकेशन की माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एक कॉन्सेप्ट में लगेगी जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, तो मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से कुछ कॉन्सेप्ट बनता है जो इकोलॉजी का पार्ट है। तो याद रखना ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से मतलब आप अपनी नेकेड आई से तो उसे नहीं देख सकते, ठीक है। इनको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत है, सूक्ष्मदर्शी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। दैट्स व्हाई दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। इनकी अलग अलग शेप्स बनेंगी। अब मेरे को सुबह सुबह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं आपको अलग अलग शेप बनेगी, मैंने चित्रकारी कर दी कि सर्कल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकती हैं। ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या बनाई है, जो भी बनाई है। ये बोट शेप बनाना चाह रही थी मैं, बोट बनी नहीं एक्चुअली मेरी। और ये है स्पिंडल शेप्ड, और ये क्या है, ये मून शेप्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप मिलती है। अब आपसे कोई शेप तो पूछेगा नहीं, आपको मैम नीट में हमसे कोई शेप पूछ रहा है क्या, नहीं। आपको नीट में ऐसे बोल देगा कि वेरिंग शेप वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे ज्यादा शेप्स इसी में एग्जिस्ट करती है, डायटम्स में, ठीक है। अब ये तो एनसीईआरटी बोलती है कि है तो ये यूनिसेल्युलर, लेकिन इतना फटाफट ग्रोथ करते हैं कि आपको स्यूडो फिलामेंट बनाते हुए नजर आएंगे, कि एक डायटम से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, और एक के ऊपर एक लगते चले गए, तो फिलामेंट लाइक अपीयरेंस आई। लेकिन वो फिलामेंट नहीं है क्योंकि सारी सेल्स इंडिपेंडेंट है, तो स्यूडो फिलामेंट बोल देंगे। या फिर ये कॉलोनीज में भी अपीयर होते हैं। ये पैसिवली वाटर पर फ्लोट करते हैं, आपको पता है ना इसके लिए पैसिव फ्लोटिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्लैंकटन। जो पैसिवली फ्लोट करते हैं उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं प्लैंकटन। एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये वाटर पर पैसिवली फ्लोटिंग करेंगे। दूसरा हमारे पास आएगा, इनमें बहुत लाइट वेट लिपिड्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर सरफेस पर ये फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। तो पैसिवली और एक्टिवली का डिफरेंस क्या होता है बेटा, एक्टिवली का मतलब क्या होता है कि दे आर यूजिंग देयर एनर्जी एटीपी, और पैसिव का मतलब होता है कि जहां जिंदगी लेके जा रही है वहां ये चले जा रहे हैं। जैसे आप लोग जहां जिंदगी लेके जा रही है वैसे चले जा रहे हो, राइट। सभी वैसे जा रहे हैं, आप लोग थोड़ी ना अलग से जा रहे हो। मैम ऐसे डिमोटिवेट मत किया करो आप, ठीक है। तो प्लैंकटन क्या है, पैसिव फ्लोटिंग और करते हैं, इसलिए इसको प्लैंकटन बोलते हैं। और उनके पास लिपिड्स होते हैं, लाइट वेट लिपिड्स, जिसकी वजह से वाटर सरफेस पर फ्लोट कर सकते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे तो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मिलेंगे। इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका रहता है,
अब इनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका रहता है, इसकी वजह से सेल वॉल कैसी हो जाएगी, इंडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसके अंदर भी बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री जैसे शब्द यूज होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है बताना जरा, रिकॉल करो, ये तो एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। बाइलेटरल और रेडियल, रेडियल मतलब आप किसी भी प्लेन से उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। मैं अगर आपको काटूंगी बीच में से ऐसे, तो क्या मेरे पास बहुत सारे प्लेन्स है जो मैं आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दूं, नहीं। रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो वो हमेशा आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होंगे, तो रेडियल सिमेट्री हो जाती है। और ऐसे डायटम्स को सेंट्रिक टाइप डायटम्स बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर की इंफॉर्मेशन है, याद रखना है। सेंट्रिक टाइप डायटम्स बोलते हैं, जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं उसे पिनेट टाइप डायटम्स बोलते हैं। सेंट्रिक टाइप एंड पिनेट टाइप, जो बाइलेटरल शो करेंगे वो पिनेट टाइप हो जाएंगे, जो रेडियल शो करेंगे वो सेंट्रिक टाइप हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी लिखती है इसमें सोप बॉक्स जैसी अपीयरेंस आती है, साबुन के डब्बे जैसी अपीयरेंस आती है। साबुन के डब्बे में जिसमें साबुन रखते हो वो थोड़ा सा छोटा होता है और उसका ढक्कन हल्का सा बड़ा होता है, डायमीटर वाइज हल्का सा। तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है सेल वॉल का वो थोड़ा बड़ा होता है, इसे एपिथिका कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और हाइपोथिका कहते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस साबुन के डब्बे जैसी दिखाई देती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये बाइनरी फिशन करेगा, सोच के देखो, अगर बाइनरी फिशन करेगा तो जो एपिथिका वाला पार्ट लेकर जा रहा है, जो एपिथिका वाला पार्ट लेकर जा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जो हाइपोथिका वाला पार्ट ले रहा है उसको तो उसका साइज तो छोटा हो जाएगा ना। एपिथिका वाला पार्ट जो लेकर जा रहा है उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाइपोथिका वाला पार्ट जो लेकर जाएगा उसको उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब आप कहोगे क्यों मैम, हाइपोथिका अपने ऊपर एपिथिका बना लेगा, नहीं। हाइपोथिका भी क्या बनती है, अब इसको डिवाइड कर दो, बाइनरी फिशन से डिवाइड करो, तो एक इस तरफ चला गया और एक थोड़ा सा छोटा इधर चला गया। अब इस एपिथिका वाले के नीचे तो हाइपोथिका बन जाएगी, और ये जो हाइपोथिका वाला है ना, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, ये एपिथिका की तरह बिहेव करता है। तो हाइपोथिका खुद ही छोटा था, अब इसके नीचे एक और हाइपोथिका बनेगा तो और छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि जब बाइनरी फिशन होता है तो जो डॉटर सेल है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, और जब डॉटर सेल का साइज रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसने क्या रिटेन करी, हाइपोथिका, इसकी वजह से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा सेल। तो सेल की स्टेबिलिटी जरूरी है, तो इसलिए क्या करते हैं कि 2-3 राउंड बाइनरी फिशन होने के बाद वापस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक स्पोर बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, स्पोर, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सोस्पोर। अब ये जो ऑक्सोस्पोर बना है बेटा, ऑक्सोस्पोर जो बना है, इसका साइज इज रीस्टोर्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सेल नोन एज ऑक्सोस्पोर। मैंने क्या बताया, हाइपोथिका एपिथिका का कॉन्सेप्ट है। जब बाइनरी फिशन करेंगे तो जो पार्ट हाइपोथिका रिटेन कर रहा है वो वाला सेल छोटा होता चला जाएगा, ओवर द टाइम वो इतना छोटा हो जाएगा कि सेल अनस्टेबल हो जाएगी। तो सेल को अपना साइज रीस्टोर करना है, और सेल को अपना साइज रीस्टोर करने के लिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाना पड़ता है, जहां वो बनाती है ऑक्सोस्पोर। तो ऑक्सोस्पोर से सेल का साइज रीस्टोर हो रहा है, इसलिए से रेजुवेनेसेंट सेल भी बोलते हैं या ग्रोथ स्पोर भी बोलते हैं। रेजुवेनेसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे सुबह से मैं थकी हुई थी और शाम में बारिश की बूंदे आ गई तो मुझे बहुत मतलब फ्रेश फील हुआ, तो ये होता है रेजुविनेसेंस। तो अभी ये बेचारा घिस घिस के बाइनरी फिशन में छोटा हो गया, तो अब इसने क्या किया, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाके अपना साइज रीगेन कर लिया कि मैं तो बेटा इतना था, इतना वापस हो जाऊंगा, राइट। तो वो हो गया रेजुविनेसेंट सेल, ग्रोथ स्पोर, ऑक्सोस्पोर। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो होने ही थे इसमें, अब होने तो थे लेकिन हमें याद करने पड़ेंगे। याद रखो कि डायटम और डायनाफ्लैजिलेट दोनों ही ग्रुप में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा बीटा बीटा कैरोटीन मिलेगा और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन तो बता ही दिया, ब्राउन कलर है, थोड़ा बहुत तो बायोलॉजी याद कर लो, प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा कि फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन मतलब ब्राउन कलर कॉजिंग जेंथोफिल, राइट। तो अगर इसका ब्राउन ब्राउन कलर बार बार बता रहे हो तो फ्यूकोजेंथिन तो मिलेगा ना। तो क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया और फ्यूकोजेंथिन हो गया, कोई दिक्कत इतने में। जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो ऑयल होगा और क्राइसोलैमिनेरिन ल्यूकोसिन। मेरे को भी बहुत गंदा लगता है नाम, बट मैं कुछ कर नहीं सकती, इसका कुछ सोनू मोनू नाम निकाल देना चाहिए था, बट नहीं निकाला, सोनू मोनू तो नहीं निकाला, तो अपने को याद तो करना पड़ेगा अब इसे। क्राइसोलैमिनेरिन क्राइसोफाइट के हिसाब से लेमिनेरिन क्राइसोलैमिनेरिन बनाया, तो वो तो क्राइसोफाइट से रिलेट कर ही सकते हो। ल्यूकोसिन कर लो, ल्यूकोसिन याद रखना है, तो ऑयल एंड ल्यूकोसिन, ऑयल एंड ल्यूकोसिन। अब देखो ये ल्यूक है क्या, ये पॉलीसैकेराइड है,
कार्बोहाइड्रेट है, बस इतना इतना ही काफी है आपके लिए। ऑयल और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछेगा वो आपसे। तो क्राइसोलैमिनेरिन दे देता था तब तो आप कर लोगे कि क्राइसोफाइट से रिलेट कर दिया। ल्यूकोसिन याद रखना, ठीक है। क्राइसोलैमिनेरिन ल्यूकोसिन एक ही चीज है, ये मिला पूरा 2 वर्ड से एक वर्ड एक मतलब निकलता है कि ये स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो कि क्राइसोफाइट्स में मिलता है। मूवमेंट किससे होगी? म्यूसिलेज प्रोपल्शन से। म्यूसिलेज प्रोपल्शन क्या होता है पता है? इमेजिन करो ये एक कीड़ा है। अब इस कीड़े के पास ना सीलिया है, ना फ्लैजेला है, ना स्यूडोपोडिया, कुछ भी नहीं है। म्यूसिलेज प्रोपल्शन का मतलब क्या हुआ कि ये अपने अंदर का जो म्यूसिलेज है उसको आगे की तरफ धकेलेगा और इससे इसकी स्किन आगे की तरफ लुढ़केगी। फिर ऐसे ही दोबारा से होगा, फिर ये तो अपने अंदर का म्यूसिलेज आगे की तरफ धकेलेगा और फिर स्किन आगे की तरफ जाएगी, तो म्यूसिलेज प्रोपल्शन बोलते हैं इसको। तो इसमें कोई भी सीलिया फ्लैजेला स्यूडोपोडिया तो है नहीं, तो मूवमेंट किससे होगी? म्यूसिलेज प्रोपल्शन से। तो गैमीट्स को अगर छोड़ दूं तो कोई फ्लैजेला नहीं है इसमें, स्यूडोपोडिया सीलिया नहीं है, गैमीट्स को छोड़ देते, गैमीट्स में तो है। ठीक है। अब ये पेपर में आया क्वेश्चन है दोनों। हमारे अर्थ की ऑलमोस्ट 50% ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या समझते हो बेटा? जो ग्लूकोज स्टार्च की बात कर रहे हैं वो यही सिंथेसाइज करते हैं, मतलब इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, इतने ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है ये। माइक्रोस्कोपी के जगह तो ले नहीं रहे, बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो 50% से ज्यादा यही ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ये चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन के। ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ, एनसीईआरटी की लाइन है, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अगर इनमें मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जो कि होता है बाइनरी फिशन से। जब साइज छोटा होने लगता है तो किस पर चले जाते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। वहां जाकर क्या बनाते हैं? ऑक्सोस्पोर बनाते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है तो आपको गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलता है। अब मेरे प्यारे बच्चों ने पहली वाली वीडियो देखी नहीं होगी, गैमेटिक मियोसिस समझ नहीं आएगा। गैमेटिक मियोसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस होता है, और ये किस में देखने को मिलता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किन 2 चीजों में बताई थी पिछली वीडियो में? क्राइसोफाइट्स के अंदर बताई थी, या डायटम्स कह सकते हो, डायटम्स और सेल्यूलर या ए सेल्यूलर, डायटम्स एंड ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स में बताई थी, है ना। सेल्यूलर में तो क्या थी? हैप्लॉन्टिक। तो डायटम्स और ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड में हमने क्या पढ़ी है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? गैमेटिक म्यूसिस। तो अगर जिसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और गैमेटिक म्यूसिस नहीं समझ आ रहा, पिछली वीडियो देखो प्रोटेस्टा की, समझ आ जाएगा। डायटम्स वाटर पोल्यूशन के बहुत बड़े इंडिकेटर है। अगर वाटर पोल्यूटेड है तो डायटम्स तुम्हारे ग्रो नहीं करेंगे। तो अपने वाटर को पोल्यूट मत करना, अदरवाइज वहां डायटम्स ग्रो नहीं करेंगे। वहां 50% वाला फोटोसिंथेसिस का रेशो भी निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि डायटम्स ही नहीं है, राइट। अब एक बात बताओ मुझे प्यारे बच्चों जल्दी से, सॉयल एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? अगर आपसे पेपर में पूछ ले, डायटम्स तो वाटर पोल्यूशन के हो गए, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन है? जल्दी जल्दी रिकॉल करो। यस, लाइकेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो। अब क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? देखो इसके अंदर होता है सिलिका। अभी मर जाएंगे तो सिलिका तो वहीं पड़ा रहेगा। ऐसे बहुत सारे डायटम्स मर गए और उनका सिलिका वहीं पड़ा है, और बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो इकट्ठा ढेर दिखाई देगा। तो एनसीईआरटी लिखते हैं ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स जो सिलिका पड़ा हुआ है डायटम्स के मरने के बाद, उसको हम बोलते हैं, उस पूरे ढेर को हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ, या डायोएटोमाइट, या कीजलवुड। इसके अंदर जो सॉइल होती है वो काफी ग्रिटी होती है, और ग्रिटीनेस की वजह से, ग्रिटी मतलब दानेदार, और उसकी वजह से उसका यूज पॉलिशिंग में करेंगे, फिल्ट्रेशन में करेंगे, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में, इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाने के लिए जो कि हीट को इंसुलेट कर सके, साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए, और क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट। क्योंकि वो ग्रिटी है, दानेदार है, इसलिए पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, इंसुलेशन, साउंड प्रूफ रूम एंड क्लीनिंग में उसका यूज किया जाता है। तो ये हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आई थिंक हमने पूरा कवर कर लिया अच्छे से, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फटाफट एनसीईआरटी पर चलते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, पहले ही बता दिया था। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे, ये भी लाइन डिस्कस कर चुके। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके। पैसिवली फ्लोट करते हैं, प्लैंकटन कहते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं पिगमेंट ए, सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। डायटम्स का जो सेल वॉल होते हैं उसमें थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, और जो ओवरलैपिंग शेल्स हैं वो सोप बॉक्स के जैसी अपीयरेंस देते हैं, साबुन के डब्बे जैसी, बात कर चुके हैं। द वॉल्स आर, वॉल्स के अंदर इम्बेडेड है क्या? इम्बेडेड मतलब धसा हुआ सिलिका है,
जिसकी वजह से वॉल्स कैसी हैं, इनडेस्ट्रक्टिबल, कुछ भी नहीं है इसमें, नष्ट नहीं की जा सकती उनकी। अब जब ये वॉल्स इकट्ठी हो जाती हैं बहुत दिनों तक, तो डायटोमेशियस अर्थ बनाती है। दिनों तक तो क्या है, बिलियंस ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है, बहुत सारा, मतलब तुम्हारे तो पता नहीं कितनी जनरेशन आ जाएंगी। बीइंग ग्रिटी, दानेदार है, तो पॉलिशिंग में यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन में यूज करेंगे, और लिखा नहीं इन्होंने, क्लीनिंग में यूज करेंगे, साउंड प्रूफ रूम बनाने में यूज करेंगे, इंसुलेटिंग ब्रिक्स बनाने में यूज करेंगे। द आइटम्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। कुछ था क्राइसोफाइट्स में, ऐसे ही क्राई क्राई कर रखा था कि क्राइसोफाइट नहीं समझ आ रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजेलेट। टिल देन ये रिवाइज करके रखना, ठीक है, कंपेयर करके डाइनोफ्लैजेलेट पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।